नमस्कार साथियों, आज हम लोग अमीबा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछला क्लास पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अमीबा भी एक छोटा जीव है, इसका भी पाचन होता है, ये भी भोजन करता है। जब भोजन करेगा तो पाचन होगा ही होगा। आज हम लोग इसी के बारे में, अमीबा के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, अमीबा एक जलीय जीव है। अमीबा क्या है? एक जलीय जीव है। सबसे पहले एक पॉइंट को लिखना है, अमीबा कैसा जीव है? जलीय जीव। ये ससुरा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है छिछला पानी में पाया जाता है। छिछला पानी समझे? छिछला पानी वहां होता है जहां कम कम पनियार मिट्टिया बेसी रहे, वहीं ससुरा अमीबा बेसी पाया जाता है। और अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है मेरे प्यारे दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है। अब ससुरा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में क्या अंतर है? तो मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जबकि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो आप बता रहे हैं, ये एक कोशिकीय और कोशिकीय क्या होता है, ये तो हमको आज तक नहीं समझ में आया। तो सुनिए, एक कोशिकीय मतलब क्या होता है। अगर कोई दीवार है चचा, एकदम ऐसे सिंपल भाषा में समझिएगा, दीवार जो है कई ईंटों से मिलकर बना होता है। कई ईंट मिलकर दीवार बना होता है। कोई ऐसा भी दीवार हो सकता है जो केवल एक ईंट से मिलकर बना हो। तो अगर वैसा दीवार जो केवल एक ईंट से मिलकर बना हो, उसे हम लोग एक ईंटीय दीवार कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक ईंटीय दीवार कहते नहीं, दूसरा चीज कहते हैं, लेकिन हम लोग अभी ऐसे समझेंगे, एक ईंटीय दीवार बोलते हैं। उसी तरह अगर हमारा शरीर एक कोशिका से बना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। हम लोग क्या हो जाते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो देखिए, हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना है। अब ससुरा एक कोशिका है, तो अब एक कोशिका, देखिए कोशिका जो है एकदम छोटा अंग है। मतलब कोशिका इतना छोटा होता है कि हम लोग जो है नंगी आंख से देख नहीं सकते। भैया ये नंगी आंख क्या हुआ? तो नंगी आंख मतलब बिना मशीन लगाए माइक्रोस्कोप से हम देख ही नहीं सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप लगाए हुए हम लोग देख ही नहीं सकते हैं अमीबा को या कोशिका को। बता, मच्छर इतना इतने कटी है और उसका बोलता है कि 42-43 को दांत होता है। तो उसी तरह अमीबा जो है इतने छोटा है कि उसके अंदर में भी अंग है। अमीबा के एक अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा देता है, ऊर्जा बनाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। अब इसके चारों ओर पानी रहता है। अब देखिए, बीच में जो है न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक रहता है। अब इसके चारों तरफ पानी रहता है। चारों तरफ क्या रहता है? पानी रहता है। और इस पनिया को बोलते हैं हम लोग जीव द्रव। जीव द्रव या नहीं तो कोशिका द्रव कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। आई मेरी बात समझ में? तो अब एक कोशिकीय जीव समझे, इसमें भी छोटे छोटे अंग होते हैं। एक कोशिका में इसमें भी छोटे छोटे कई अंग छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो जो जरूरी है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। अमीबा जो है आखिर ये तो जीव है ससुरा, ये भोजन करता क्या है? क्या क्या भोजन करता है? तो ये सबसे पहले छोटे छोटे शैवाल मतलब हम लिख देते हैं डायरेक्ट शैवाल। इस ससुरा शैवाल क्या होता है? नया सब वर्ड सुन रहे। शैवाल मतलब देहाती भाषा में सेमार कहा जाता है। नहीं देखते नदिया में हरा हरा जैसा रहता है शैवाल, उसी को शैवाल कहते हैं। छोटे छोटे शैवाल को जो है खाता है कौन? अमीबा। इसके बाद डाइटम, ये भी डाइटम छोटे सा जीव होता है, डाइटम। इसके बाद जो है बैक्टीरिया को भी खा जाता है। बैक्टीरिया को भी खा जाता है और कई छोटे छोटे जीवों को खाता है। ठीक है। अब देखिए, अमीबा जो है पाचन करता कैसे है? जिस तरह मनुष्य जो है सबसे पहले भोजन का मुख्य गुहा में जाता है। मुख्य गुहा के भोजन आपका कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद इसके बाद आमाशय में। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं? तो उसी तरह इसका भी तो पाचन तंत्र होगा ना, इसका भी पाचन तंत्र होगा ना। और जानते हैं, ये सांस जो लेता है, इस ससुरा विसरण विधि से सांस लेता है। किस विधि से सांस लेता है? विसरण विधि। अब इस ससुरा विसरण विधि का इसका मुंह जने मन तने होता है। तो जने मन तने कभी हिनेस ले ले, कभी हुनेस ले ले, कभी हिनेस ले ले, तो उस ससुरे को बोलते हैं विसरण विधि।
समझा। इसका कोई एक विशेष अंग नहीं होता है, इसका कोई, सबसे पहले इसका जो आकार होता है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। मतलब अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता, अनिश्चित होता है। इसका पता नहीं चलेगा कि मुहा किधर है, पिछवाड़ा किधर है, अगवाड़ा किधर है, पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको शिकार करने में बहुत आसान होता है। समझे कैसे? अब ये भोजन कैसे करता तो समझिएगा। ये अमीबा है। अमीबा तो ससुरे इसका कोई आकार होता नहीं, हम तो आपको बता लिए कि ये इसका आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार है इसका। अब ससुरा ये अमीबा है, मान लीजिए इसका कोई शिकारी है, ये मतलब ये इसका भोजन है। मान लीजिए यहाँ बैक्टीरिया है, या नहीं तो मान लीजिए यहाँ शैवाल है, शिवाल है। ये ससुरा क्या करता, शैवालवा सोच रहा होता कि आराम से हम इसका पिछवाड़ा में, इसको पता नहीं चलता शैवालवा को, शैवाल को पता ही नहीं चलता कि इसका मुंह किधर है। लेकिन जब ये क्या करता है, अमीबा इतना छोटा होता है, ये ससुरा धीरे धीरे ये मुंहा को जो है फैलाकर अपना भोजन को घेर लेता है। इस शैवाल, ये मान लीजिए शैवाल है, इस शैवाल को क्या करता है, घेर लेता है। और जब घेर लेता है तो ये जो मुहा है ना, ये मुहा, इस मुहा को कहा जाता है कूटपाद। क्या बोला जाता है? कूटपाद, या नहीं तो पादाभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादाभ। जरा ध्यान से समझिएगा, कूटपाद। अब ये ससुरा ऐसे बकोच लेता, मान लीजिए ये भोजन है, मान लीजिए ये भोजन है, ये शैवाल है। अब देखिए ये कूटपाद है, ये क्या है? कूटपाद है। और ये जो कलम है ना, मान लीजिए ये अमीबा का भोजन है। ये ससुरा इसको क्या करता है, घेर लेता है। तो जब घेर लेता है, रिक्तिका बनता है, खाली जगह बनता है। इसलिए इस जगवा को बोला जाता है खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी। क्या बोला जाता है? खाद्य रसधानी। अब यहीं से ससुरा इसका पाचन शुरू हो जाता है। तो पूछेगा कि बताओ अमीबा के मुंह को क्या कहा जाता है? कूटपाद कहा जाता है। क्या कोई इसका आकार होता है? नहीं आकार होता। अगर भोजन देख लेता, ऐसे बकच के पकड़ लेता है, और बकच के पकड़ने के बाद यहाँ खाली जगह, मतलब ऐसे जब बकच के ऐसे पकड़ लेता है, तो इस जगवा को बोलते हैं खाद्य रसधानी, या नहीं तो रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। आइलो हमारे बात समझ में चचा, हम इसी को लिख कर बताते हैं। तो पूछेगा कि अमीबा क्या है? तो अमीबा एक जलीय जीव है जो एक कोशिकाओं से मिलकर, यानी कि एक कोशिका से बना होता है। अमीबा का भोजन क्या होता है चाचा? तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा, बैक्टीरिया, डाइटम वगैरह, ये सब अमीबा का भोजन है। अब अगर पूछ दे कि बताओ अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, या भोजन के पोषण, यानी कि पोषण किसे कहते हैं, तो हमने बताया ना, ऊर्जा को, भोजन के माध्यम से ऊर्जा को शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो अमीबा अगर भोजन करेगा तो पोषण होगा ना चाचा, ऊर्जा लेगा बाहर, अंदर लेगा। तो अंदर लेगा, तो अमीबा में पोषण का वर्णन करें, चित्र से समझाइए। अगर पूछ दे कि अमीबा में पोषण को चित्र से समझाइए, तो जवाब देना है अमीबा जो है कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता। चलिए यहाँ देखिए, ये अमीबा है, बीच में क्या रहता है? अमीबा एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और बीच में क्या होता है चाचा? बीच में जो होता है, इसका जो है नाभिक होता है, केंद्रक होता है। और जो कोशिका के चारों तरफ जो पनिया रहता है, उस पनिया को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। हम लिखे भी है केंद्रक, फिर यहाँ भी केंद्रक होगा, यहाँ भी केंद्रक, यहाँ भी केंद्रक, ठीक है। अब देखिए ये भोजन किससे करता है? हम बताएं कि इसका आकार निश्चित आकार होता ही नहीं। इसके मुहा को क्या बोलते हैं? इसका मुहुआ जो है कूटपाद, या नहीं तो पादाब कहा जाता है। तो अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। यह कूटपाद भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। यानी कि यहाँ मान लीजिए यहाँ भोजन है, मान लीजिए हे बीचम, यहाँ भोजन है, तो ये दोनों मुहा जाकर इसको क्या करेगा? ऐसे घेर कर, और घेर के क्या बना लेगा? रिक्तिका, मतलब खाली जगह, खाली रिक्तिका घेर लेगा। इसी को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका बनाता है, और खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद क्या करता है? खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? जटिल पदार्थ को अंदर लेते हैं, और इसके बाद पेट में टूटकर क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। यानी कि हम भोजन लेते हैं गेहूं, और पेट में क्या बन जाता है? आटा। समझ रहे हैं? ये तो ससुरा हमारा पेटवा, हमारा शरीर जो है खुद अपने हॉलर है, तो कहीं आप पिसाइएगा। अब गेहूं पिसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है,
और सरल पदार्थों में जब देखिए भोजन किया अपना मतलब कूटपाद से अपना भोजन किया, खाद्य रिक्तिका में भोजन लाया, और जब भोजन लाया तो इस खाद्य रिक्तिका में जो बड़का बड़का इतना बड़ा रहता है ना उसको पीस के गेहुआ को पीस कर क्या बना देता है, आटा। और जब आटा बना देता है इसके बाद भोजन को पसार देता है, विसरित कर देता है, किसमें है, पनिया में। जाओ जाओ ससुरे जाओ, तो ई पनिया में विसरित कर देता है। और विसरित करने के बाद भोजन कहा जाता है पूरे शरीर में, जिसको जिसको काम आने का है वो ले लेता है। वही लिखे कि वो कोशिका द्रव में विसरित हो जाता है, यानी कि हे पनिया को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और जितना पचा हुआ अपच पदार्थ, अपच मतलब जो पचा हुआ नहीं है, मतलब पचने के बाद अपच जो हो जाता है, अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर, कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से फिर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये अमीबा का पोषण था। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। देखिए इसमें चित्र जो है हम अच्छा से नहीं बना पाए, तो देखिए ये चित्र इस तरह भी, इस तरह आपको बनाना है। ये एक्चुअली में ये चित्र ऐसे है, हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि चित्र बनाने में हम पीछे से टॉप नंबर पर है, ठीक है। तो आप देखिए ये चित्र को देख लीजिए, देखिए देखिए बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चित्र। अब जो है पूरे को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए पोषण के कितने चरण होते हैं, तो याद कीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। पोषण के 5 चरण होते हैं। तो सबसे पहले ससुरा हम भोजन ग्रहण किए, तो जब ग्रहण किए, अंदर ग्रहण किए, तो उसे अंतः ग्रहण कहते हैं। अंदर ग्रहण किए, ऐसा थोड़ी कि हम ऐसे उठा के ऐसे पिछवाड़ा से फिर घुसा दिए, ऐसे थोड़ी होता, अंतः ग्रहण किए। और जब अंतः ग्रहण किए तो भोजन को निगलने के, तो उसी तरह चाहे मनुष्य रहे चाहे अमीबा रहे, पोषण के 5 ही चरण होता है। पहला चरण अंतःग्रहण, हम भोजन ग्रहण किए तो अमीबा भी भोजन ग्रहण किया, तो भोजन को निगलने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अमीबा भोजन के संपर्क में आते ही कुटपा से भोजन को घेर लेता है, और जब घेर लेता तो अंदर कर लिया। अब जब अंतःग्रहण हो गया, पहला चरण कंप्लीट। दूसरा चरण ससुरा अगर भोजन करने उसी तरह निगल जाएंगे, क्या पचेगा, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देना, उसी को पाचन कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। और खाद्य रिक्तिका में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी तो कई एंजाइम पाए जाते हैं। याद कीजिए रेनिन, पेप्सिन बताए थे ना, वो क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है कि नहीं। तो उसी तरह अमीबा के भी शरीर में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन इसमें भी पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम जो अमीबा के शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है, वो जो बड़का बड़का जो जटिल पदार्थ होता है उसको सरल वो तोड़ देता है, थुथूर देता है। इसके बाद दूसरा चरण कंप्लीट। तीसरा चरण अवशोषण। अब जो पचा हुआ भोजन है उसे ऊर्जा सोख लिया कि नहीं। अब जब ऊर्जा सोख लिया तो उसी को अवशोषण कहते हैं, समझ रहे। अमीबा में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में चला जाता है, कोशिका द्रव में विसरित हो जाता है, यानी कि कोशिका द्रव में चला जाता है। तीसरा चरण भी कंप्लीट। अब चौथा चरण स्वांगीकरण क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हुआ, ऊर्जा सोख लिया। अब जो जो अंग को ऊर्जा चाहिए, जो जो अंग को ऊर्जा चाहिए उसे हम लोग बोलेंगे स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है। ये दोनों एक ही नहीं है, इसमें ऊर्जा सोखा। अब ऊर्जा सोख के जहां जहां ऊर्जा काम है उस अंग को बांट देना ही स्वांगीकरण कहलाता है। अब चौथा चरण कंप्लीटेड हुआ, पांचवा चरण है बहिष्करण। अब सब चीज कर लिए, ऊर्जा भी ले लिए, अब जो फालतू बचा उसको निकाल दो ससुरा, तो निकाल दो। उसी को हम लोग बोलते हैं मल परित्याग। मल मतलब गंदगी, तो हम लोग उत्सर्जन कर दिए, यानी कि मल को परित्याग दिए, बहिष्करण कर दिए या निष्कासन कर दिए, निकाल दिए पिछवाड़ा से। तो अपचित भोज्य पदार्थ जो पचा नहीं है वो अमीबा के शारीरिक सतह से, जो शरीरवा का जो सतह रहता है उससे बाहर निकल जाता है। और इसी चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्करण। आई मेरी बात समझ में। तो अमीबा के कितने चरण, 5 चरण। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा जो है बहिष्करण। स्वांगीकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है,
समझे या नहीं समझे? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तो इतना पोषण कर लिए, बाप रे बाप, इतना हम लोग पोषण पढ़े मनु मतलब इतना तोड़ के हम लोग वीडियो में समझे, और अमीबा का पोषण आज हम लोग समझ गए। तो इतना पोषण पढ़े, तो एक बात बताइए, जीवधारियों में पोषण की क्या आवश्यकता है? मतलब जीवधारी मतलब जीवों में पोषण की क्या आवश्यकता है? 5 कारण दीजिए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम इसको लिखवाएंगे नहीं, आप इसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले, अगर जो भी जीव में पोषण की आवश्यकता होगी, जो भी जीव में पोषण की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा, अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो ऊर्जा कहाँ मिलेगा? और ससुरा अगर हम खाबे नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ मिलेगा? ऐसे थोड़ी कि ऐसे छीट देगा, लीजिए ऊर्जा, लीजिए ऊर्जा, ऊर्जा ले लो बाबा, दूध का ऊर्जा। ऐसा थोड़ी है कि हम ऊर्जा को छीट देंगे कि लीजिए बाजार में ऊर्जा मिलता है, लीजिए हम ऐसे छीट रहे हैं, आपको ऊर्जा आएगा, देखिए। ऐसा तो ऊर्जा आ गया, समझे? तो सबसे वो ऊर्जा कहाँ मिलता है? तो भोजन के माध्यम से मिलता है। तो लिखेंगे कि जीवधारियों में निम्नलिखित कारणों से पोषण की आवश्यकता है। पहला नंबर, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा तो हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। नंबर 2, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। तो अगर मान लीजिए हमारा शरीर में अगर कोशिका वगैरह कुछ टूट जाए, अगर टूट फूट जाएगा, हड्डी उड्डी टूट जाए, तो हड्डी उड्डी टूटने के लिए, जोड़ने के लिए उसमें पोषण चाहिए भैया, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पोषण के माध्यम से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नंबर तीसरा स्वपोषण के लिए। नंबर चौथा पर पोषण के लिए। नंबर 5वां जो है जैविक पोषण के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए। जैविक जैसे हम अगर कुछ भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा हाथ चल रहा है तो किस माध्यम से? पोषण के माध्यम से। अगर मान लीजिए 8 दिन 1 महीना खाने छोड़ दीजिए, मेरा हाथ चलता, पोषण बढ़ा रहे, पोषण लग रहा है सोच रहा झुरिया गया है, हमें ना कि नहीं? तो उसी तरह हम अगर कोई भी जीवधारियों में जब तक पोषण नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा? ऊर्जा नहीं मिलेगा। अगर शरीर में अगर मान लीजिए कुछ हड्डी टूट या कोशिका टूट फूट जाए तो उसका मरम्मत कैसे होगा? जैसे आपके घर में अगर दीवार उवाल टूट फूट जाता है, नहीं देखते हैं जो खपड़ा का घर रहता है, खपड़ा मतलब समझे, जो मिट्टी का घर रहता है, जो ऊपर में से जो खपड़ा ढकता है, तो जब वो टूट फूट जाता है ना, तो उसको जब तक मरम्मत नहीं कीजिएगा तो पानी चूते रहता है, यानी कि पानी टपकते रहता है, समझे कि नहीं? तो उसी तरह मरम्मत चाहिए हमारे शरीर में भी। अगर हमारे शरीर में मरम्मत नहीं रहेगा तो हमारा शरीर भी विकास नहीं हो पाएगा। और वो शरीर का मरम्मत कहाँ से होता है? तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ जो है हम सीना पर मरम्मत के लिए जो है अलग से आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो वो हम लोग भोजन के माध्यम से होता है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जितनी भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं वो मरम्मत नहीं हो पाएगा, जिस कारण हमारा शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आई मेरी बात समझ में? आज हमने पूरी तरह जो है अमीबा के पोषण पर हमने फोकस किया। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।